हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे थे दृश्य शिक्षण सामग्री के बारे में। पिछली 2 कक्षाएं हमारी इसकी हो चुकी हैं, जिसमें आपने सबसे पहले ये समझा था कि दृश्य शिक्षण सामग्री में गैर प्रक्षेपित क्या होते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे दृश्य शिक्षण सामग्री हैं, ये प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित 2 प्रकार के होते हैं। गैर प्रक्षेपित वो होते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार के किसी भी इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रक्षेपित की, तो प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आपको बिजली हो गया, जनरेटर हो गया, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमने गैर प्रक्षेपित क्या हैं उनको समझा। उसके बाद हमने इसके उद्देश्य को समझा कि दृश्य शिक्षण सामग्री के उपयोग के उद्देश्य क्या हैं, हमारे क्यों इनका उपयोग हम करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब हम दृश्य शिक्षण सामग्री का चयन कर रहे हों, तो ऐसे में हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। तो हमने उन बिंदुओं को समझा। लगे हाथ हमने ये भी देखा कि वही जो दृश्य शिक्षण सामग्री है, हमने उसका वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण में आपने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया था, प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। इसके बाद हमने गैर प्रक्षेपित में सबसे पहले जो हमारी शिक्षण सामग्री थी जिसके बारे में हमने बात किया, वो था हमारा पोस्टर। पोस्टर के बाद हमने चार्ट के बारे में डिस्कस किया। चार्ट भी आपके 1 प्रकार के 2 प्रकार के नहीं, हमने कुल मिलाकर 9 चार्ट के बारे में बात किया था, जिसमें आपका संस्थागत चार्ट था, पिक्टोरियल चार्ट था, फ्लो चार्ट था, पाई चार्ट था, रेखा चार्ट था, छड़ चार्ट था यानी कि जो आपका बार चार्ट था, स्ट्रिपटीज चार्ट था, ट्री चार्ट था जिसे हम धारा चार्ट के नाम से भी जानते हैं, और आपका था तालिका चार्ट। हमने इन सभी चार्ट्स के बारे में डिटेल में समझा, जाना और आपसे ये भी बोला कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की किसके बारे में? उसके बाद हमने चर्चा की फ्लिप चार्ट के बारे में। ये वही सारे चार्ट हैं जो आपने कल देखा था। तो फ्लो चार्ट आपका स्टिपटीज चार्ट हो गया, ट्री चार्ट हो गया, तालिका चार्ट हो गया। उसके बाद हमने एक चार्ट पर डिस्कस किया था जिसका नाम था फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट को आपने देखा कुछ स्ट्रिपटीज चार्ट की तरह ही था, उसकी तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी लोगों का सस्पेंस बना रहता है कि अगला फिगर क्या आएगा। मतलब फिगर को दिखाते जाता है प्रसार कार्यकर्ता और कहानी को समझाते जाता है। ठीक, तो कल तक हमारी परिचर्चा यहीं तक हुई थी, चर्चा परिचर्चा जो भी हुई थी यहाँ तक हुई थी। उसके आगे उसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है तस्वीर किताबों के बारे में। तस्वीर किताबें क्या हैं? तो ये भी आपका एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री ही होता है। ध्यान रखिएगा प्रक्षेपित में क्या है और गैर प्रक्षेपित में क्या है। तो पिछले 2 दिन में आपने यही इतना समझा था और आज आपकी लास्ट क्लास है किसके बारे में? जो आपकी गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। कल से हमारी चर्चा होगी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि तस्वीर किताबें क्या हैं। ठीक, तस्वीर किताबें, तो तस्वीर किताबें फिल्म स्ट्रिप की तरह होती हैं। फिल्म स्ट्रिप की तरह क्या होती हैं? तो जो हमारी तस्वीर किताबें हैं वो आपकी फिल्म स्ट्रिप की तरह होती हैं। अतः फिल्म स्ट्रिप का ही ये प्रतिरूप होता है। चार्ट पेपर के सामने वाले भाग में चित्र बना होता है तथा पीछे वाले भाग में उससे संबंधित बात लिखी होती है। मतलब एक आपके पास एक चार्ट पेपर होता है, उस चार्ट पेपर पर सामने की तरफ चित्र बनाया जाता है और जो सामने की तरफ चित्र बना होता है उसी से संबंधित बातें पीछे लिखी होती हैं।
ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ और लिखा गया है, आगे कुछ और है, नहीं। जो चित्र आपका बना है, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित बातें पीछे लिखी होती हैं। जिसे प्रसार शिक्षण करते समय जो प्रसार कार्य करता है, वो ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाता है। इसके भी वही लाभ और सीमाएँ हैं, जो फ़िल्म स्ट्रिप और फ्लिपकार्ट के होते हैं। तो अभी आपने कल की क्लास में क्या देखा था? कल की क्लास में आपने फ्लिप चार्ट के बारे में समझा था। तो ये जो आपके फ़िल्म स्ट्रिप हैं, फ़िल्म स्ट्रिप की तरह ही होता है ये आपकी तस्वीर किताबें। इसमें सामने वाले भाग पर फिगर बना होता है, चित्र बना होता है और उसी से संबंधित पीछे बातें लिखी होती हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, वो चित्र को दिखाता है और जो पीछे लिखा होता है, उसी को तेज़-तेज़ पढ़कर लोगों को सुनाता है। अब इसके भी अगर कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो कोई ची उस उसी वही चीज़ आपके लिए कुछ न कुछ अहितकारी होगा। मतलब जो चीज़ें आपको लाभ पहुँचा रही हैं, वही उसके कुछ न कुछ हानि भी होंगे। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जो ये आपका किताबें हैं, ये बिल्कुल आपके फ़िल्म स्ट्रिप की तरह होते हैं। ये आपने क्या देखा? ये देखा आपने तस्वीर किताबों के बारे में देखा, समझा, ठीक? बस इसमें आपको इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है। अब अगर हम अगला बात करें, ये अब जो आप देखेंगे, अभी तक आपने जो भी देखा, चाहे चार्ट देखा, पोस्टर देखा, सब आपका बड़ा-बड़ा था। लेकिन अब जो आप देखेंगे बिल्कुल छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, तो हम उनको समझते चलेंगे, बस उनके नाम को आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये आपने समझा किसके बारे में? ये आपने समझा तस्वीर किताबों के बारे में। अब अगर हम इसके आगे देखें, तो जो हमारा अगला शिक्षण सामग्री है, वो क्या है? वो आ जाता है आपका फ्लैश कार्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि तस्वीर किताबें हैं क्या? प्रक्षेपित कि गैर प्रक्षेपित? तो क्या हैं ये? ये गैर प्रक्षेपित हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री है या श्रव्य शिक्षण सामग्री है या दृश्य श्रव्य है, तो ये क्या है? ये आपके दृश्य शिक्षण सामग्री हैं। तो वैसे ही आपका ये जो फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड क्या है? तो आपका ये फ्लैश कार्ड भी गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, यानी कि दृश्य शिक्षण सामग्री में गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। अब हम थोड़ा-सा समझें कि ये जो फ्लैश कार्ड है, ये क्या होता है? हमें थोड़ा-सा फ्लैश कार्ड के बारे में भी समझना है, ठीक? अभी आपने क्या समझा था? अभी आपने तस्वीर किताबें समझा था जिसे आप जो फ़िल्म स्ट्रिप की तरह होता है और इसके भी वही लाभ होते हैं या हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये आपका जो आपका फ्लिप स्ट्रिप होता है उसकी तरह होता है और फ्लिप चार्ट को आपने कल ही पढ़ा था, ठीक? दूसरा है आपका फ्लैश कार्ड। अब ये फ्लैश कार्ड क्या है? इसको भी ज़रा समझते हैं। तो यह कार्ड की एक श्रृंखला होती है। ये जो आपका फ्लैश कार्ड होता है, ये आपके कार्ड की एक श्रृंखला होती है, जिसमें 8 से लेकर 20 तक के चित्रों के वाले कार्ड्स होते हैं। मतलब 8 से लेकर आपके पास 20 कार्ड ऐसे होंगे, जिसमें चित्र बने होंगे। प्रत्येक कार्ड का आकार 10 बाई 12 होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई उसकी 10 और 12 होती है। इसमें पूरी कहानी चित्र सहित वर्णन रहता है। चित्र कार्ड के आगे वाले भाग में बना होता है तथा उससे संबंधित कहानी उसके पीछे वाले भाग में लिखी होती है। जैसे अभी आपने देखा तस्वीर किताबों में। लेकिन ये जो आपका फ्लैश कार्ड होता है, इसमें कार्ड की संख्या 8 से लेकर मिनिमम 8 होगी और मैक्सिमम 20 होगा। तो इसके जो कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स ही 8 से 20 होते हैं और इन कार्डों में ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक कार्ड में अलग कहानी, एक कार्ड में अलग कहानी।
ये जो कार्ड होता है, इस कार्ड में ये आप देख रहे हैं ना, कार्ड की एक श्रृंखला होती है, तो उसी श्रृंखला में आगे चित्र बने होते हैं और पीछे जो है उसी से संबंधित कहानी लिखी होती है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को चित्र को सामने से दिखाता जाता है तथा उसके पीछे कहानी को पढ़कर रुचिकर ढंग से समझाता जाता है। मतलब जो फिगर बना है, जो चित्र बनाया गया है, प्रसार कार्यकर्ता अपने श्रोता को, ग्रामीणों को उसको दिखाएगा और जो कहानी पीछे लिखी होती है, उसको रोचक ढंग से उनके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे जो ग्रामीण हैं, जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो चीज़ों को आराम से बैठकर रुचिकर ढंग से सुन सकें। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्ड को एक-एक करके दर्शकों को बताया जाता है। फ्लैश कार्ड बनाने के बाद उन्हें क्रमानुसार सजाकर उनका नंबरिंग कर दिया जाता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जो इसमें आपके कार्ड होते हैं, जैसे आपके पास माना 10 कार्ड हैं, तो दसों कार्ड में एक ही कहानी का वर्णन होगा। थोड़ा-सा कोई फिगर यहाँ पर बना होगा, उसके आगे की कहानी होगी। अरे! ये समझिए जैसे जो आपका बुक होता है, जैसे जो एक आपने वो देखा होगा, जो एक चूहे और कछुए की कहानी है या कोई भी है, किसकी, खरगोश और कछुए की कहानी है, तो आगे क्या होता है, जो आगे फिगर बना होता है उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से दोनों बात कर रहे हैं और फिर उसके आगे फिगर बना होता है जिसमें दिखाते हैं कि खरगोश सो रहा होता है और कछुआ धीरे-धीरे आगे निकलता है। फिर एक फिगर बना होता है जिसमें खरगोश जो है वो पीछे हो जाता है और जो कछुआ होता है वो विनर बन जाता है। तो ये क्या था, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ऊपर थोड़ी-सी कहानी दे दी गई, फिगर नीचे बन गया। फिर उसके बाद थोड़ी-सी कहानी हो गई, फिर फिगर बना दिया गया। लेकिन ये जो आपका कार्ड होता है, जो फ्लैश कार्ड होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। बस आप ये समझिएगा वही चीज़ है यहाँ पर। तो फिगर आगे बना होता है और उसी से रिलेटेड कहानी पीछे लिखी होती है। मतलब जैसे जो खरगोश है और जो कछुआ है, एक जो आपका कार्ड है, उस पर बना है खरगोश और जो कछुआ है वो कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, वो पीछे लिखा है। फिर अगले में है कि दोनों रेस लगा रहे हैं और वो आपका जो खरगोश है, वो सो गया है। तो जो पीछे उसके होगा, जहाँ पर आपका ये फिगर बना है, उसके पीछे इससे संबंधित बात लिखी होगी कि खरगोश जो है आराम करता है, सोचता है कि मैं तो अभी दौड़कर पहुँच जाऊँगा, लेकिन कछुआ धीरे-धीरे चलता रहता है। फिर उसके बाद अगली कहानी ऐसे ही, मतलब आगे-आगे फिगर को बनाते जाएँगे और उसके पीछे उसी से संबंधित कहानी लिखते चले जाएँगे। अब जब इस कार्ड को बना लिया जाता है, तो उसके बाद इसको क्रम से लगाया जाता है। क्रम से लगाने के बाद इसमें नंबरिंग की जाती है। अगर आपने नंबरिंग नहीं की, क्रम से नहीं लगाया, तो हो सकता है कि आपने विनर को पहले ही दिखा दिया हो, या हो सकता है आपने पहले रेस दिखा दिया हो, उसके बाद दोनों को बातचीत करते दिखाएँ। तो इसीलिए जब हम कार्ड्स को तैयार कर लेते हैं, तो हम उन कार्डों पर नंबरिंग कर लेते हैं और उसे क्रमवार रख लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। ये जो आपका फ्लैश कार्ड है, आपका फ्लैश कार्ड को ताश की पत्ती की तरह सजाकर रखा जाता है। उसे कहीं से भी स्टेपल नहीं किया जाता है, यानी कि आप उस पे स्टेपलर नहीं करते हैं और ना ही कहीं से सिला या चिपकाया जाता है। प्रत्येक कार्ड को एक स्वतंत्र शीर्षक भी दी जाती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हर एक कार्ड का अपना एक स्वतंत्र शीर्षक हो, ठीक? लेकिन जो आपका कार्ड है, जैसे आपने देखा कि आपके 8 से लेकर 20 कार्ड होते हैं, तो इनके जो कार्ड्स हैं, हम इनको ना तो आपस में किसी तरह से चिपकाएँगे और ना ही हम इसको क्या करेंगे, ना ही इसको हम किसी चीज़ से स्टेपलर करेंगे या जो भी है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। हर कार्ड को हम स्वतंत्र रूप से रखेंगे, ठीक? तो ये आपको समझ में आया होगा कि फ्लैश कार्ड क्या है। आपने तस्वीर किताबों के बारे में समझा, यानी कि जो आपका पिक्चर बुक है, और जो आपका फ्लैश कार्ड है आपने उसके बारे में समझा।
उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर हम और बात करें अपने जो हमारे और गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो उसमें अगला जो आता है आपका, वो आता है फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ एवं खद्दर ग्राफ। ये तीनों चीज़ें आपके अलग-अलग हैं। इनको आप एक मत समझिएगा कि एक ही हैं। आपका फेल्ट बोर्ड अलग है, आपका फ्लैनल ग्राफ अलग है, खद्दर ग्राफ ये भी आपका अलग होता है। ये सभी हैं भले ही अलग, लेकिन ये सभी एक प्रकार के बोर्ड ही होते हैं, ठीक? तो जो भी आपने नाम सुना क्या? फ्लैनल था, फेल्ट था और आपका खद्दर था। अच्छा ये बताइए, ये फेल्ट बोर्ड से आपको फेल्ट नाम याद आया क्या? फेल्ट, नमदा, जो कि आपने टेक्सटाइल में पढ़ा है। पहले ही दिन से हम पढ़ते हैं फेल्ट के बारे में और आपको कई बार ये आपसे पूछा भी जा चुका है। तो फेल्ट क्या होता है? जब आप ऊनी रेशों को कैसे ताप और दाब देकर नमी, ताप, दाब देकर उसको आपस में चिपका कर वस्त्र का निर्माण करते हैं। वस्त्र इन द सेंस कि जो ये आपका ब्लैंकेट वगैरह होता है, यही बनता है। तो जब इसको आप बनाते हैं तो वही क्या होता है? वही आपका नमदा कहलाता है और ये आपसे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक? और हम भी जब अपनी टेक्सटाइल की क्लास कर रहे थे, तो हम भी ना जाने कितनी बार इस चीज़ को डिस्कस किए थे। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन फेल्ट बोर्ड। अब ये उस फेल्ट और इस फेल्ट का कोई लेन-देन नहीं है, इस बात को समझिएगा। अब ये तो यहाँ पर टर्म आया आपका, तो हमने बता दिया। बाकी उस फेल्ट का, उस नमदे का यहाँ पर फेल्ट बोर्ड से कुछ लेना-देना नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा फेल्ट बोर्ड है, फ्लैनल है, जो आपका खद्दर ग्राफ है, क्या है? तो ये सभी एक प्रकार के बोर्ड ही होते हैं। ये क्या हैं? ये सारे के सारे एक प्रकार के बोर्ड होते हैं, जिसके सतह पर फेल्ट, फ्लैनल या फिर खद्दर का कपड़ा बिछाया जाता है। ठीक? यहाँ पर क्या बिछाया जाता है? फेल्ट, फ्लैनल, खद्दर इन सब का कपड़ा बिछाया जाता है। इसी पर पोस्ट कार्ड के आकार के चित्रों को भी चिपकाया जाता है। मतलब आपने फेल्ट का कपड़ा ले लिया, ये सारे बोर्ड ही हैं, ध्यान रखिएगा। खद्दर नहीं तो आप खद्दर कपड़े पर पहुँच जाएँ। खद्दर ग्राफ यानी कि बोर्ड होता है ये भी, फ्लैनल बोर्ड है ये भी और आपका फेल्ट बोर्ड है ये भी, ठीक? ये सारे के सारे सारे के सारे क्या होते हैं? बोर्ड ही होते हैं और इन पर इनके कपड़े बिछाए जाते हैं, ठीक? चित्र बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। जो ये आपके बोर्ड आपने बनाया, इन्हीं बोर्डों पर आप पोस्ट कार्ड के आकार के चित्रों को चिपकाते हैं। अब ये चित्र आपके बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। सैंड पेपर चित्रों के पीछे सैंड पेपर चिपकाया जाता है। जो चित्र हैं आपके, उनके पीछे आप सैंड पेपर चिपका देते हैं। फिर ये जो आपका ये सैंड पेपर का रुखड़ा हिस्सा, जो सैंड पेपर का जो रुखड़ा हिस्सा होता है, वो फेल्ट हो गया, नमदा हो गया, खद्दर हो गया, इन सभी के कपड़ों में जाकर चिपक जाता है। इन्हें चिपकाने के लिए पिन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ठीक? आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका चित्र है, चित्र को पिन से भूल कर भी कभी नहीं चिपकाना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपका ये जो आपका चित्र है, वो फट जाएगा। आपको पता है ना कि जो ये हमारे खद्दर हैं और इनके जो हम कार्ड लिए रहते हैं, उस कार्ड में क्या करते हैं, तो उस कार्ड में हम सैंड पेपर लगाते हैं और वो सैंड पेपर क्या करता है, जाके हमारे कपड़ों में चिपक जाता है। ठीक? फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ या फिर फेल्ट बोर्ड पर पूरी कहानी को चित्रों के माध्यम से चिपकाते हैं। इसे देखकर दर्शक आसानी से समझ जाता है कि उसे बनाने का क्या उद्देश्य है। मतलब जैसे अगर कहीं पर फिगर के माध्यम से कोई कहानी लिखी गई है, तो क्या आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है? तो वैसे ही जो आपका फ्लैनल है, खद्दर है, फेल्ट है, इन सभी पर कहानी लिखी होती है। मतलब चित्रों के माध्यम से कहानी बताई जाती है और जो दर्शक होते हैं वो आसानी से देखकर समझ जाते हैं कि ये कहानी क्या लिखी है, उद्देश्य क्या है।
कपड़े के रंग को ध्यान में रखकर चित्र बनाना चाहिए। मतलब जैसे आपने जो कपड़ा चुना हो, जो खद्दर फेल्ट या भी जो भी कपड़ा लगाया हो, उसी कपड़े के कलर को हम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, चित्र को बनाते हैं। ऐसा ना हो कि आपके चित्र का कलर और आपके कपड़े का कलर सेम सेम हो जाए। सेम सेम हो जाएगा तो हो सकता है कि विज़ुअल ही ना हो। तो हमें क्या करना है, अतः कपड़े का रंग सामान्यतः श्वेत या हल्का रंग रखना है। जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं, चाहे वो खद्दर हो, फ्लैनल हो, फेल्ट हो, कोई भी हो, आपको हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हल्के रंग का प्रयोग करेंगे तो जो चित्र बनाएँगे वो आसानी से आपको दिख पाएँगे। बोर्ड को पारदर्शी प्लास्टिक या शीशे से बंद कर दिया जाता है। परिणामतः समस्त चित्र बाहर से ही दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो आपने स्कूल में देखा होगा, ऐसे एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर स्कूल से कोई भी सूचना हुई या कोई भी नोटिस होता है तो बोर्ड पर लाकर चिपका दिया जाता है और उस बोर्ड को ढका जाता है। ढका जाता है ना? तो कुछ उसी तरह से होता है, हालाँकि वो दूसरा है, हम अपनी आगे की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका बोर्ड होता है, जिस पे आपने खद्दर के कपड़े पर जो फिगर वगैरह बनाए हैं, जो चित्र आपने बनाए हैं, कहानी आपने बनाई है, उसको आप शीशे से कवर कर देते हैं, ठीक? और क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे बोर्ड को चित्र से नहीं भरना चाहिए। खाली स्थान का महत्व आपने कला के तत्व में समझा है। अब यहाँ पर कला के तत्व की बात आई है तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कला के तत्व कौन-कौन से हैं? 7 हैं। 7 हैं ये आपको पता है। कला के तत्व 7 हैं, सिद्धांत 5 हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कला के कितने सिद्धांत हैं? कला के कितने तत्व हैं? डिज़ाइन के कितने सिद्धांत हैं? डिज़ाइन के कितने तत्व हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए और अगर आपको याद है तो थोड़ा-सा तकलीफ़ करिएगा, कला के तत्वों को एक बार छापिएगा ज़रूर। तो जो आपका बोर्ड है उसमें आपको पूरा नहीं भरना है, खाली स्थान छोड़ देना है। अन्यथा आपको पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ में जगह नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी में एकदम पूरा भर देते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक? ये आपने क्या समझा, ये आपने 3 चीज़ों की ज़िक्र यहाँ पर की। आपका जो फेल्ट बोर्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, खद्दर ग्राफ है। इन तीनों के बारे में आपने समझा। अब अगर हम इसी के आगे थोड़ा-सा और समझें, अभी थोड़ा-सा हमें और समझना है, वो क्या है? तो ये मैंने जो आपको बताया वही है। वो है आपका ब्लैक बोर्ड। अब हम समझते हैं ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड, अभी तो टाइम बदलता जा रहा है, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, हर तरह के बोर्ड आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे तब एक ही बोर्ड होता था जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते थे, ठीक? हालाँकि जैसे-जैसे समय बदला, ग्रीन बोर्ड भी आया और व्हाइट बोर्ड भी आया समक्ष, तो ये सब समय के साथ बदलता रहेगा। आगे पता नहीं कौन-कौन सा बोर्ड आएगा, डिजिटल तो है ही जो भी है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है? इसी ब्लैक बोर्ड को हम चाक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? ये जो आपका ब्लैक बोर्ड है, इसी ब्लैक बोर्ड को हम चाक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड आवश्यक रहता है। इसी पर शिक्षक चॉक से लिखता है तथा बच्चों को समझाता है। आपको पता है कि जब हम भी पहले पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड ही था। उस ब्लैक बोर्ड पे सर या मैम जो भी थे वो लिखते थे, उसे पढ़ाते थे, समझाते थे। ठीक? प्रसार शिक्षक प्रसार शिक्षक गाँव में ग्रामीणों को सिखाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है। जो जैसे ये तो स्कूलों में ही होता है। स्कूलों के अलावा ये जो है आपका कहाँ पर प्रयोग होता है? तो ये आपका गाँव में जो ग्रामीण हैं उनको सिखाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक? अतः ये हल्का एवं मुड़ने वाला होना चाहिए, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ढोया जा सके। आपको पता है कि जब आपने बीएड किया था, अब या आप सब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सभी ने बीएड किया होगा।
बीएड क्या बीटीसी वालों को भी मिलता है, एक लपेट श्यामपट्ट मिलता है। मतलब वो ऐसे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर डंडी लगी होती है, नीचे डंडी लगी होती है और यहाँ पर एक पेपर लगा होता है, प्लास्टिक का होता है और वो ब्लैक ब्लैक होता है। तो वो लपेटने वाला होता है, उसे हम लपेट श्यामपट्ट के नाम से जानते हैं और उसे हम कहीं भी टीचिंग के दौरान ले जा रहे थे, ले आ रहे थे। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, वो हल्का होना चाहिए जिसे आसानी से आप कहीं भी ले जा सकें और ले आ सकें। वैसे तो आजकल कौन-सा ये मार्कर वाले, पेन वाले ब्लैक बोर्ड चल रहे हैं, तो इनका प्रयोग हम करते हैं और ये अच्छे भी होते हैं, आपके हाथ वगैरह भी नहीं गंदे होते हैं और आप इन पे आसानी से लिख भी पाते हैं, तो ये भी अच्छे होते हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह आजकल हम इनका उपयोग कर रहे हैं। अब जब आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण में, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब हम ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें या जो आपका मार्कर वाले, पेन वाले बोर्ड का उपयोग करें, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो बातें? सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड पर बहुत अधिक नहीं लिखें, इससे भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप हाई स्कूल, इंटर में रहे होंगे, आपने मैथ पढ़ा होगा। मैथ के टीचर की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, वो पूरे बोर्ड को भर देते हैं एकदम से। मतलब अगर इतना बड़ा बोर्ड है, पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किए उन्होंने, यहाँ पर ख़त्म किया, यहाँ ख़त्म किया, यहाँ ख़त्म किया, यहाँ ख़त्म किया। लास्ट में जो उनका थोड़ा-थोड़ा सा जगह बचता है, ये कॉर्नर वाला, वहाँ भी उसको लिख डालेंगे। तो जैसे उन्होंने लिख दिया, जो बच्चे थे उस टाइम पर समझ रहे थे, लेकिन मान लो अगर कोई बच्चा समझाते वक़्त नहीं था, अगर वो सोचे भी कि हम समझ पाएँ तो कैसे समझ पाएगा? मतलब आपने पूरा बोर्ड को भर दिया है, कहीं पर भी स्पेस नहीं है। तो जब भी आप बोर्ड का प्रयोग करिए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोर्ड पर स्पेस होना चाहिए। पूरा एकदम बोर्ड भर नहीं देना है कि उसको हमें बस भर के ही छोड़ना है। अगला पॉइंट है आपका, जब भी आप बोर्ड का उपयोग करें तो छोटे अक्षरों में नहीं लिखें। मतलब आपको छोटे अक्षरों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि छोटे अक्षर जो दूर बैठे व्यक्ति होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपकी क्लास लंबी रही होगी तो जैसे आपकी कक्षा का जो आकार है वो बड़ा रहता हो और आप सपोज़ करिए कि पीछे वाली सीट पर बैठे हैं या आपका क्लास लंबा रहा होगा तो पीछे कुछ बच्चे बैठते ही रहे होंगे। तो ऐसा होता था कि टीचर छोटा-छोटा लिख दिया और बच्चे पीछे से चिल्ला रहे हैं, "सर, मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।" तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम लिख रहे हों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बोर्ड पर छोटे अक्षरों का प्रयोग नहीं करना है। हमें बड़े-बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है ताकि दूर बैठे व्यक्ति को भी आसानी से दिख सकें। लिखते समय बात नहीं करें। जब आप लिख रहे हों तो आप बात मत करिए। प्रकाश व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लिखावट पर चमक उत्पन्न हो। चमकने से अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये जो आपके पॉइंट लिखे गए हैं ना, ये आप अगर आप रिलेट करेंगे तो अपनी जब आप कक्षाओं में बैठकर पढ़ते थे और उस समय पर बोर्ड का उपयोग किया जाता था, पीछे से कहीं ऐसा हो कि रोशनी आ रही हो और बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आप चिल्लाते थे या इस सीट से उस सीट पर आपका आना-जाना लगा रहता था। क्यों? क्योंकि सर या मैम हमें सही से दिखाई नहीं रहा है, बोर्ड चमक रहा है। तो आपको प्रकाश की ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि ये समस्या ही ना उत्पन्न हो, ठीक? तो जब भी आप बोर्ड का प्रयोग कर रहे हों, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपका रात्रि में। रात्रि में जब शिक्षण कार्य करें तो हरे रंग के बोर्ड पर पीले रंग के चॉक से लिखें, इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। यानी कि अगर आपको रात्रि में पढ़ाना है, रात्रि में शिक्षण कार्य करना है तो इसके लिए आपको हरे रंग के बोर्ड का उपयोग करना चाहिए और उस पर पीले रंग के चॉक से लिखना चाहिए। इससे जो
फिगर होंगे या मतलब जो लिखावट होगी, अक्षर होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, ठीक? और आपको पता ही है कि ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है, इसमें जो शिक्षण का कार्य होता है, ये हमारे ग्रामीणों के आवश्यकता अनुसार, उनके समय अनुसार किया जाता है। अगर उनको रात में समय है, तो हमें ये शिक्षण कार्य रात में ही करना होगा। अगर उनको सुबह के टाइम फुर्सत नहीं है, तो हम सुबह नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोपहर में नहीं शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम उन्हें ज़बरदस्ती शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और आपको पता है कि हमारी ये जो प्रसार शिक्षा है, ये ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर आधारित है। उन लचीली शिक्षा है, परिवर्तनशील शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है, कर प्रयोग करके इसमें लोग सीखते हैं या करके सीखते हैं। तो ये सारे सिद्धांत आपने पढ़े हैं। अनावश्यक बातें नहीं लिखें। आपको कम से कम चीज़ों को लिखना है, मतलब जो चीज़ आवश्यक हो उन्हीं को लिखना है। आप अनावश्यक बातों को नहीं लिखेंगे, ठीक? तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर रहे हों। ये सिर्फ़ आपके ग्राम में जो आपको गाँव में प्रसार शिक्षा देना है, उसी के लिए ही नहीं है। ये जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाएँगे, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बोर्ड हो, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ ना उत्पन्न करें, अक्षरों को बड़े-बड़े लिखें और जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हों, तो आपको बिल्कुल पीठ पीछे करके नहीं खड़ा होना है, आपको साइड में होके लिखना है। साथ ही साथ आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जब आप लिख रहे हों, तो बात नहीं करेंगे। इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो ये आपने समझा ब्लैक बोर्ड। ये भी आपका क्या था? गैर प्रक्षेपित था। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि ये जितने भी आप गैर प्रक्षेपित पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपको सब में एक-एक पॉइंट जोड़कर समझ कर चलना है कि ये हमारा गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री है। कैसा है? गैर प्रक्षेपित है। क्या है? दृश्य शिक्षण सामग्री है, ठीक? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये 2 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं बने-बनाए क्वेश्चन हैं, ठीक? अगला पॉइंट है आपका ये, लिखने के बाद विद्यार्थियों को अवश्य बताएँ कि आपने क्या लिखा है, इससे संबंधित आपको विस्तृत चर्चा भी करनी है। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट कि जब हमने जो चीज़ लिखा है, तो उसे हमें लोगों को समझाना है, उनसे उस पे चर्चा परिचर्चा करनी है। अब हम बात कर लेते हैं बुलेटिन बोर्ड की। बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो ये भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, ये विद्यार्थियों के रचनात्मक क्रियाओं को दर्शाने का ये एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छा साधन होता है। और ऐसे बोर्ड को महाविद्यालय या फिर विद्यालय में ये ज़रूर होते हैं, इसी की मैं बात कर रही थी अभी। इस बोर्ड पर विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्रियाओं जैसे मतलब स्वरचित कविताएँ हो गए, पेंटिंग हो गए, लेख हो गए, विचार हो गए, इन सभी को वहाँ पर लाकर चिपकाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब ये है क्या? तो बुलेटिन जो बोर्ड है आपका, बुलेटिन बोर्ड भी एक तरह का बोर्ड होता है। इसकी सतह रंगीन कपड़ों से ढकी रहती है या पारदर्शी शीशे से ढका रहता है। अभी आपने बात किया था ना वो जो जो आपका क्या था, जो आपका फ्लैश कार्ड था या जो आपका फेल्ट बोर्ड था, फ्लैनल ग्राफ था, खद्दर ग्राफ था, आपने बात किया था ना, तो भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा हमारे कॉलेज में होता है। तो वही है आपका ये बुलेटिन बोर्ड। हमारे आपने देखा होगा जब आप महाविद्यालय या विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा-सा बोर्ड लगा होता है, उस पे रंगीन कपड़ा लगा होता है और वो एक पारदर्शी शीशे से ढका होता है। इससे बाहर से ही उसमें लगाए गए चित्रों को आप देख सकते हैं। इस बोर्ड पर अखबार, बुलेटिन्स, परिपत्र, अखबार की कटिंग, कार्टून, मानचित्र, ग्राफ आदि को डिस्प्ले किया जाता है। मतलब ये जो आपका ये लगा है बुलेटिन बोर्ड लगा है, इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को ले जाकर वहाँ पर लगाते हैं। अब चाहे वो आपका कार्टून हो गया, चाहे चार्ट्स हो गया, चाहे कोई मैप हो गया, ग्राफ हो गया, इन सभी को ले जाकर वहाँ पर लगाते हैं, ठीक? और ये ऐसा ढका जाता है इसको शीशे से,
ताकि हम आर-पार देख सकें। अगर अगर ये किसी कपड़े से ढक दिया गया या फिर हम कहें कि लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो लगा दिए गए, बंद कर दिए गए, तो इससे क्या लाभ होगा? दिखेगा थोड़ी ना। तो हमें उसको इसीलिए पारदर्शी बनाना होता है, ठीक? अगर इसी में हम बात करें, ये तो आपकी प्रदर्शनी आ गई, लास्ट आपका प्रदर्शनी ही बचेगा। कुछ पॉइंट इसमें थोड़ा-सा हम समझते हैं। अगर आप बुलेटिन बोर्ड जो होता है ना, हमें ऐसे स्थान पर इसको लगाना चाहिए जहाँ से अधिकांशतः लोग गुज़रते हों। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अमूमन आपके जो मेन गेट होता है उसी के पास लगा होता है। मेन गेट मतलब जैसे जो आपका प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर ये लगा होता है। और प्रसार शिक्षण के लिए जो जैसे आप जहाँ पर ये प्रसार शिक्षण के लिए हम बात कर रहे हैं ना, वो तो हम बता दिए कि स्कूल में लगा होता है बुलेटिन बोर्ड। तो ये जो आपका बुलेटिन बोर्ड हम प्रसार शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो ऐसी जगह पर इसको भी स्थापित करते हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा लोग आएँ-जाएँ। और प्रसार शिक्षण के लिए अखबार या अन्य जो चित्र हैं उनको हम पिन से चिपका देते हैं। मतलब बुलेटिन बोर्ड को चौराहा या तिराहा पर स्थापित हमें करना चाहिए ताकि आने-जाने वाले हर एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ सके, वो पढ़े उसको देखें, ठीक? अब जो हमारा लास्ट बच रहा है गैर प्रक्षेपित में, वो बच रहा है हमारा प्रदर्शनी। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा किसका? गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रदर्शनी क्या है, थोड़ा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो प्रदर्शनी है हमारी, प्रदर्शनी प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कौन? ये जो हमारी प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। प्रदर्शनी लगती है, वहां पर आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा ये प्रसार शिक्षण है, यानी कि जो हमारे प्रसार शिक्षक हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रदर्शनी लगाते हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से ही जो हमारे उन्नत किस्म के बीज हैं, इनका प्रयोग कर अधिक फसल के उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचाते हैं। नवीन कृषि यंत्रों, उपकरणों की जानकारी प्रदान करने, फल सब्जी संरक्षण करने, पीसे मसालों की पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी प्रदर्शनी लगाकर दी जाती है। मतलब ये जो आप नवीन कृषि संबंधित जो भी उपकरण हैं, इन सब की जानकारी हो गई, या फल सब्जी का जो संरक्षण है कैसे कर सकते हैं, पीसे जो हमारे मसाले हैं उनकी पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, इन सबसे संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, क्या लाभ हैं इसके, किस तरह से कर सकते हैं, कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं, कैसे ये सुरक्षित रहेगा, इन सब से संबंधित जानकारी दी जाती है। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी स्वेटर, घरेलू उपकरण, बिजली के सामान आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से गाँव में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फ़ोल्डर, तस्वीर, किताबें, मॉडल, इन सब की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। आपको पता होगा कि हमारे आस-पास क्या लगती है? प्रदर्शनी लगती है। तो जब हम उस प्रदर्शनी में जाते हैं तो क्या मिलता है? उसमें हमारी ज़रूरत की जो भी सामानें हैं, चाहे वो कपड़े हों, कपड़े-लत्ते हों, किताबें हों या कोई घर का उपकरण हो, बिजली का सामान हो, ये सारी चीज़ें हमें प्रदर्शनी में मिल जाती हैं। मतलब आपको हर एक फैकल्टी का सामान वहाँ पर मिल जाता है। तो वैसे ही जैसे हमारे आस-पास शहरों में मेले लगते हैं, प्रदर्शनी के मेले, यानी कि प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसी तरह से ये जो हमारे ग्रामीण प्रसार शिक्षक होते हैं या जो प्रसार शिक्षक हैं, ये क्या करते हैं? ये भी चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, फ़ोल्डर हो गया, किताबें हो गई, तस्वीरें हो गए, मॉडल्स हो गए, इन सभी को लगाकर जो हमारी ग्रामीण जनता है, उनके अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। बाल दिवस, महिला दिवस आदि अवसरों पर प्रदर्शनी अवश्य लगाई जानी चाहिए,
जैसे जो बाल दिवस का अवसर है, ज़रा एक बार बताइएगा कि ये महिला दिवस और बाल दिवस कब मनाया जाता है? महिला में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों बताइएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तो सबकी जुबान पर रटा है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन आपको क्या बताना है? आप बताएँगे बाल दिवस कब मनाया जाता है? हालाँकि इससे भी सब परिचित होंगे क्योंकि हमें पता है कि बाल दिवस पे मेले वगैरह लगाए जाते हैं स्कूलों में। एक उत्सव मनाया जाता है, तो ये तो सबको पता होगा। लेकिन एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक? तो जब ऐसे अवसर आते हैं या वृद्ध दिवस हो गया, इन सभी अवसरों पर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रदर्शनी अवश्य लगानी चाहिए, ठीक? अब ये आपने बात कर ली कि हमें प्रदर्शनी क्यों लगानी चाहिए? क्या लाभ हैं? अब ज़रा हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालाँकि आपने पहले ही देखा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम प्रदर्शनी लगाते हैं, लोगों को इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो जो प्रदर्शनी है इसको लगाने के लाभ क्या हैं? लाभ ये होता है कि प्रदर्शनी से अधिकांश लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें नवीन चीज़ों, तथ्यों, यंत्रों, उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये जो हमारे लाभ होते हैं, यही होते हैं कि लोग अभिप्रेरित होते हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है, वो नई चीज़ों, नए उपकरणों, नए तथ्यों, नए यंत्रों इन सब का प्रयोग वो करने के लिए प्रेरित होते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं, ठीक? जैसा कि मैंने आपको बार-बार बताया अगर किसी चीज़ के लाभ हैं, तो उसके कुछ हानियाँ भी होंगे। अगर कोई लाभ है तो उसके कुछ सीमाएँ भी होंगी, कुछ लिमिटेशन भी होंगे। तो ज़रा हम सीमाओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सीमाओं पर चर्चा हम ये करेंगे कि जो प्रदर्शनी लगाना है, प्रदर्शनी लगाना एक खर्चीला काम होता है। ये आपका खर्चीला कम नहीं, एक खर्चीला काम होता है, जिसमें अधिक समय, अधिक धन व्यय होता है, शक्ति भी हमारी अधिक व्यय होती है। तो ये आपने देखा फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके कुछ सीमाएँ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ लिमिटेशन हैं। तो लिमिटेशन ये है कि ये खर्चीली विधि होती है और लोगों का अधिक समय, अधिक धन और अधिक शक्ति इसमें व्यय होता है। प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही दूसरे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। यदि दूसरे सहयोग करने से मना कर देते हैं अथवा पूरे मन से कार्य नहीं करते हैं, तो जो प्रदर्शनी होती है वो सफल नहीं होती है। ये बताइए प्रदर्शनी लगाना क्या किसी अकेले व्यक्ति का कार्य है या कोई एक अकेला व्यक्ति प्रदर्शनी लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। तो प्रदर्शनी लगाने के लिए हमें और सहयोगियों की आवश्यकता होगी। अगर वो सहयोग नहीं करते हैं या मान लीजिए मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं, तो जो आपका प्रदर्शनी लगाना ये सफल नहीं होता है, विफल हो जाता है, ठीक? एक तो वैसे भी महँगा है, अधिक समय ले रहा है, अधिक शक्ति ले रहा है, उसमें भी जब सफलता ना मिले तो क्या होगा? अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, फ़ोल्डर हो गया, तस्वीरें हो गईं, आदि की उपलब्धता के लिए कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि वे उन्हें देने से मना कर देते हैं, तो प्रदर्शनी लगाना संभव नहीं है। मतलब क्या जो ये प्रसार कार्य करता है, वो क्या करता है? तो उसे जो विद्यालय या महाविद्यालय हैं, यानी कि जो कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, वहाँ के छात्रों से जाकर पोस्टर, फ़ोल्डर और ये जो फ़िगर वग़ैरह हैं यानी कि तस्वीरें हैं, इन सबको लेना होता है। इन सब से मिलकर इन तस्वीरों को लेना होता है। अगर जो छात्र हैं उन्होंने इसे देने से मना कर दिए तो क्या होगा? अतः प्रदर्शनी हेतु गाँव के स्थानीय नेताओं तथा लोगों से मिलकर स्थान तय करना होता है। यदि वे स्थान उपलब्ध करवाने से मना कर देते हैं, तो प्रदर्शनी लगाना संभव नहीं है। ये सब छोड़िए, ये आपको पता होगा जब हम लोग स्कूल में रहते थे, तो वहाँ पर कोई न कोई ऐसा आता था जैसे कोई कुछ जादू वगैरह दिखाने आ जाता था। कोई आता था जो कि पेन हो गया या कोई ऐसी चीज़ लेके आता था बेचने के लिए बच्चों के पास
ये जो आपने देखा होगा, ये पहले कागज़ की झलरियाँ वग़ैरह बहुत चलती थी, तो स्कूल में आकर सिखाते थे। तो ये बताइए जो आते थे सिखाने के लिए, अगर वो हमारे प्रबंधक या जो भी हमारे हैं प्राचार्य जिनसे मिलकर वो बात करते थे, तभी तो वो जगह देते थे। जो प्रबंधक थे वो जगह देते थे, तो जो प्रदर्शनी वाला था या जो सिखाने वाले होते थे, वो बच्चों को सिखा पाते थे। अगर वहीं अभी प्रबंधक या प्रिंसिपल जो भी हैं, वो अगर मना कर देते, अगर वो कह देते कि नहीं हम अपने विद्यालय में आपको जगह नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, तो क्या वो व्यक्ति सिखा पाता? तो उसी तरह से ये जो आपकी प्रदर्शनी होती है, इसमें जो लगाने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो जहाँ पे आपको लगाना होता है, जिस जगह की आवश्यकता होती है, अगर ये लोग मना कर देते हैं, तो भी प्रदर्शनी लगाना संभव नहीं है। भाई जब स्थान नहीं है तो व्यक्ति कहाँ पर लगाएगा प्रदर्शनी, ठीक? तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम प्रदर्शनी लगाते हैं, ठीक? तो ये कुछ उसके लाभ थे और कुछ आपने सीमाएँ देखी। आज हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया, यानी कि जो हमारी दृश्य शिक्षण सामग्री थी वो समाप्त हो गई। अब कल हम पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के बारे में। यानी कि जो हमारी दृश्य शिक्षण सामग्री है उसी में हम प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के बारे में बात करेंगे। देन हमारा जो रिटन टीचिंग मटेरियल है हमें उसके बारे में बात करनी है। उसके जो जो भी लाभ और हानियाँ हैं उन सब के बारे में भी चर्चा करना है, ठीक? तो ये अभी आज का जो आपका था वो था गैर प्रक्षेपित, जिसे हमने 3 दिन में समाप्त किया। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, जो आपका प्रक्षेपित है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसे हम कल ही समाप्त कर लेंगे, ठीक? कल या परसों देखते हैं कितना दिन लगता है, 1 दिन या 2 दिन लगता है, जो भी होगा तो हम उसको कर लेंगे, ठीक? बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।